गाजा में एक अस्पताल के करीब इजरायली बमबारी के अंदर दर्जनों फलस्तीनी शहीद। जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं वो जो रशिया के दौरे पे थे, ये कह रहे हैं कि बच्चों की जो तस्वीरें आ रही हैं मरे हुए बच्चों की लेटेस्ट अटैक के बाद ये किसी भी इंसान का दिल हिला देगी और इस चीज़ को रोकना होगा। मैक्रोन साहब ने नेतन्याहू साहब को फ़ोन किया और उनको अक्यूज़ किया कि उनकी पार्टी के जो मेंबर थे वो मैक्रोन साहब की पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे थे। नेटो समिट भी हो रही है, ज़ेलेंस्की साहब भी उधर मौजूद हैं और भी लीडर्स उधर जा रहे होंगे। ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी के अंदर भी और पिछले कोई 3 साल से एक ट्रंप साहब के खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है कानूनी के। उनको रशियंस ने सपोर्ट किया था, पैसे दिए थे। रशिया गेट का ये स्कैंडल था। ये गाजा में इजराइल की इतनी बारबरियत कि मोदी साहब भी बोल बैठे। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। गाजा में एक अस्पताल के करीब इजरायली बमबारी के अंदर दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमें ये नहीं पता कि ये जो जहालियत है इजराइल की, ये कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके थमेगी। इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है, इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है वहां पे। और एक तरीके से दुनिया चले जा रही है। टिकटॉक के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको वहां पे इजरायली कम उम्र इजरायली खवातीन आर्मी के अंदर जो हैं उनकी टिकटॉक वीडियोस बनेंगी, वो गा रही हैं, नाच रही हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे उनकी जो अफवाज है, उनका जो मुल्क है वो ये सब कुछ नहीं कर रहा इजराइल के अंदर। और इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है कि नरेंद्र मोदी साहब भी, जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, वो जो रशिया के दौरे पे थे वहां पे उन्होंने क्या कहा ये लेकर, क्योंकि याद रखें मोदी साहब बहुत ही अहम एक दोस्त हैं, समझे जाते हैं। नेतन्याहू साहब जो इजराइल के वजीर आजम हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, तस्वीरें भी अच्छी हैं साथ, हंसते मिलते जुलते। तो मोदी साहब का ये कहना रशियन प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठ के, पुतिन साहब के साथ बैठे हुए, तो आप अंदाजा पहले सुने क्या उन्होंने कहा है, फिर उसके ऊपर आगे बात करते हैं कि किस तरफ ये सिचुएशन जा रही है। जरा सुनिएगा। जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। जी, तो ये थे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब। इजराइल के बहुत करीबी दोस्त हैं, नेतन्याहू साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, और ये कह रहे हैं कि बच्चों की जो तस्वीरें आ रही हैं मरे हुए बच्चों की इस लेटेस्ट अटैक के बाद, ये किसी भी इंसान का दिल हिला देगी और इस चीज़ को रोकना होगा। और इस मौजू पे वो कह रहे थे कि उनकी पुतिन साहब से बात भी हुई है। अच्छा, जो ये रीओरिएंटेशन हो रही है दुनिया के अंदर, उसके अंदर पुतिन साहब एक तरफ नजर आ रहे हैं, शी जिनपिंग साहब एक तरफ नजर आ रहे हैं, अब मोदी साहब भी इनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी खबर आई है कि मैक्रोन साहब ने जो पहला राउंड हुआ इलेक्शंस का फ्रांस के अंदर, जहां पे ये मरीन ले पेन की नेशनल पार्टी जीत रही थी, अक्सरियत में पहले राउंड में आई थी, तो उसके बाद मैक्रोन साहब ने नेतन्याहू साहब को फोन किया और उनको अक्यूज किया कि उनकी पार्टी के जो मेंबर थे वो मैक्रोन साहब की पार्टी के खिलाफ और मरीन ले पेन साहिबा की पार्टी के हक में कैंपेनिंग कर रहे थे। क्योंकि आप याद रखें फ्रांस के अंदर बहुत ही एक अहम और ताकतवर इजरायली फ्रेंच कुवत भी है, जैसे BFM टीवी चलाती है वो, सो ऑन सो फोर्थ। बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं वहाँ पे जो ये इजरायली फ्रेंच स्पीकिंग है ज़्यादातर ये लोग, मगर इनके पास बहुत इन्फ्लुएंस है और ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू मैक्रोन। ये रिपोर्ट्स आई हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की लिकुद पार्टी के कुछ मेंबर्स ने मैक्रोन साहब के खिलाफ। खैर, बात से डाइवर्स कर रहे हैं, जा रहे हैं, मगर आप गाजा के अंदर ये जो इमेजेस देख रहे हैं, लांसेट की जो बात की थी कि कुछ साल पहले यानी कुछ दिनों पहले जो उनकी रिपोर्ट आई है कि
कंजर्वेटिव एस्टिमेट उनका ये है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं सिंस अक्टूबर 7, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो इजरायली बर्बरियत तो हमले चल रहे हैं, अब मोदी साहब भी उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो अमेरिका की और वेस्ट की हिपोक्रेसी है और वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी है, वो भी सामने वाजे होके एक तरीके से आ रही है। क्योंकि अभी एक अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ इजराइल के अंदर, खामोशी। दूसरी जानिब रशिया ने एक अस्पताल पे, बच्चों के अस्पताल पे अटैक किया कीव में, यूक्रेन में, और उसके ऊपर पूरी दुनिया बेसिकली में शोर मच गया है। नेटो समिट भी हो रही है, ज़ेलेंस्की साहब भी उधर मौजूद हैं, और भी लीडर्स उधर जा रहे होंगे, और बेसिकली एक लास्ट डिच एफर्ट है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि उनकी भी जो सिचुएशन है पॉलिटिकली वो कोई इतनी खास नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। तो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पुश थ्रू हो और पैसे जाएं यूक्रेन के पास। अब यूक्रेन और रशिया बेसिकली उसकी क्या मनूवरिंग है, वो किस तरीके से चल रहा है। मगर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने अभी से ही अफवाहें चलाना शुरू कर दी हैं। अमेरिकी सोर्सेज के थ्रू, रॉयटर्स के अंदर खबर आई है कि जी रशियन जो है वो प्रेफर करते हैं ट्रम्प को एज कैंडिडेट। अच्छा, अगर आपको याद पड़े तो पिछले ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी के अंदर भी और पिछले कोई 3 साल से एक ट्रम्प साहब के खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है कानूनी, के उनको रशियंस ने सपोर्ट किया था, पैसे दिए थे। रशिया गेट का ये बेसिकली स्कैंडल था ये, जो जिसके ऊपर बहुत सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स, एक रिवोल्ट हुआ था अंदर, कोई सबूत मौजूद नहीं था, FBI लगी हुई थी, और फिर इवेंचुअली यही हुआ कि शायद कुछ हुआ हो। तो ये एक बहुत ही सेमिनल चीज थी, और अभी वही प्लेबुक दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिलरी क्लिंटन और ट्रम्प साहब के पहले जो जीते थे वो उसके दौरान इस्तेमाल की थी, कि जी रशियन होक्स करके ये एक अफवाह, कंस्पिरेसी थियरी फैलाई गई थी। और अब दोबारा लग रहा है कि ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं ये ट्रम्प के खिलाफ ये चीज फैला रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है, अंदाजा है कि यूक्रेन, ट्रम्प आ गया तो यूक्रेन तो डन है, ये जानते हैं बेसिकली। और ये जो बिलियंस और टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो गए हैं यूक्रेन की तरफ, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी होगी, फिर कैसे गए, क्यों गए, कहाँ गए। तो बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन है। रीअलाइनमेंट, मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ आपके साथ वैसे ही, कि रीअलाइनमेंट हो रही है दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान एक तरफ है, चाइना, रशिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, इजराइल एक तरफ है, और एक पूरा जो सिस्टम है ये, जिसके अंदर निज़ाम ताकत का हो गया, कि इजराइल तो मूव हो ही रहा है, मगर उसके साथ साथ UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, ये पूरा खित्ता मूव हो रहा है। अच्छा, हम टर्की की बात कर रहे थे, कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि मेरे कुछ कमेंट्स पिछले एपिसोड को लेके कि एर्दोआन साहब के और क्या हो रहा है टर्की के अंदर, ये जो लहर चढ़ी हुई है, तो ये एक स्पेसिफिक पार्टी तक अब महदूद नहीं रही। ये आक पार्टी के अंदर भी है जो इंतहा पसंदी है, तुर्क पसंदी है, ये MHP के अंदर भी है, ये और कुव्वतें जो हैं, जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं एक्सेप्ट HDP या कर्डिश लीडिंग पार्टीज, उनके अंदर ये आमदियत और ये तुर्क पसंदी है या इंतहा पसंदी के जो अनासिर हैं, जरासीम हैं, ये मौजूद हैं। और इसीलिए शायद एर्दोआन साहब की जो फिलॉसफी है, बातें हैं, वो इस जगह पे आके रुक गई हैं। ना वो गाजा पे इफेक्टिव हो चुके, सही है। और याद रखें कि अब मुज़ाकरात की बात हो रही है एर्दोआन साहब और असाद साहब के दरमियान, तो ये तो खूनी दुश्मन थे एक दूसरे के। तो ये बातें कर रहे हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, कितने सीरियंस को वापस जाना पड़ेगा। जो सीरियंस मुकीम है इस वक्त तुर्की के अंदर, वो बहुत परेशान हैं और वो बहुत नाराज हैं एर्दोआन साहब से कि वो मुज़ाकरात की तरफ अब जा रहे हैं। तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर मेरे ख्याल से, बट एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ पे भी डेवलप हो रही है। और इसीलिए शायद ये एक मैं जिस तरह कह रहा था, एक जमात तक महदूद नहीं है ये नफरतें सीरियंस के खिलाफ, ये पूरे मुल्क में और हर तबके के अंदर फैल चुकी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू, इसके हम निगाह रखेंगे। बट फिलहाल इतना ही। डू कमेंट एंड ऑफ कोर्स डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा जल्द मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।